इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करने का आखिर मकसद क्या है? अब आपको 3 साल बाद याद आ गया कि ये जनाब इस्टेब्लिशमेंट के उम्मीदवार थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूं लीना इलियास और आज के इस प्रोग्राम में समी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद नहीं हैं। वो ट्रैवल कर रहे हैं यूएस। इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में वो मौजूद होंगे। आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में फ़खरुर रहमान साहब, स्काइप पे मेरे साथ मौजूद है सदीक साजिद साहब और अब से कुछ देर बाद लाहौर के ब्यूरो चीफ खावर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आज की जो सबसे बड़ी स्टोरीज हैं, जो 3 से 4 हैं, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन के हवाले से। तहरीक इंसाफ ने आज एहतजाज किया है इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर। कुछ लोग ये कहते हैं कि लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी, कुछ लोग कहते हैं तादाद नहीं मौजूद थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करने का आखिर मकसद क्या है? क्या एक बयानिया बनाया जा रहा है जो सिर्फ ग्राउंड पे जाके ही यूटिलाइज होगा, या इसका अगर हम आईनी और कानूनी तौर पे देखें तो इसका कुछ हासिल है भी या नहीं है? क्योंकि अगर आइन और कानून की बात की जाए, या तो फिर इलेक्शन कमीशन के जो कमिश्नर हैं उन्हें खुद इस्तीफा देना होता है, या फिर जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उनमें उनके खिलाफ कोई रेफरेंस भेजे तो फिर ही वो हट सकते हैं। इस पर कुछ बात करेंगे। इसके साथ साथ आपको पता है कि पंजाब में एक अजीब सी सूरत हाल हुई हुई है। कल क्या फैसला आता है हमजा शहबाज के हवाले से, और क्या हमजा शहबाज साहब एज अ वज़ीर आला पंजाब हल्फ उठा सकेंगे या नहीं उठा सकेंगे? आज जो कोर्ट के रिमार्क्स आए काफ़ी सख्त थे, और एक में कुछ इस तरीके से भी एक इम्प्रेशन आ रहा था, जो ऑब्जर्वेशन थी, जो रिमार्क्स थे, कि शायद जो इस वक्त मौजूदा सदर हैं वो तौहीन अदालत कर रहे हैं। इस पर भी बात करेंगे। फिर आपको पता है कि आजकल सोशल मीडिया पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रही है, वो है जी सऊदी अरब का दौरा जो आने वाले दिनों में होगा, उम्रा की अदायगी होगी, लेकिन जो इतनी बड़ी लोग जा रहे हैं, पूरा एक ग्रुप जा रहा है और कहा जा रहा है कि 84 के करीब उसमें लोग हैं। अभी फिलहाल ये सोशल मीडिया पे चीज़ें आ रही हैं। कल मैं उज़मा साहबा को सुन रही थी, जो कि नून लीग की बड़ी सीनियर रहनुमा है, वो ये बोल रही थी कि जितने भी लोग जाने हैं वो अपने खर्चे पे जा रहे हैं। इस पर कुछ बात करेंगे। और आज एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हो, कराची में खुदकुश हमला। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि ये एक ट्रेंड चलाया जा रहा है सोशल मीडिया पे, इम्पोर्टेड हुकूमत। अब उसके बाद ये खुदकुश हमला हो जाता है, और जिनको टारगेट किया जाता है वो आप समझ सकते हैं कि कौन है, वो चाइनीज़ है। सो इसके ऊपर बात करेंगे। इसका बहुत गहरा ताल्लुक है आपकी नेशनल सिक्योरिटी से। लेकिन सबसे पहले मैं आगाज़ करना चाहूँगी, अगर आप दोनों मुझे इजाज़त दें तो मैं कुछ कहना चाहूँगी आप सबको चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में। इमरान खान साहब ने जो रिसेंटली बोला है कि वो क्या सोचते हैं इलेक्शन कमीशन के चीफ के बारे में। इमरान खान साहब की जो रीसेंट स्टेटमेंट थी, और ये वो स्टेटमेंट है जो 2022 जनवरी की है, उस वक्त उनको ऐसा लगता था कि ये जो इलेक्शन कमिश्नर हैं ये सादिक भी हैं, अमीन भी हैं, और बड़े ईमानदार हैं, और बड़े परफेक्ट बंदे हैं अपनी जॉब के लिए। लेकिन आज वो ये कहते हैं कि ये इनकी जो सिलेक्शन है वो बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट की सिलेक्शन है। आखिर वो तब ठीक थे या अब ठीक हैं? ये सवाल मैं करना चाहूँगी सदीक साहब से पहले आपसे। उस वक्त ठीक फरमा रहे थे या अभी ठीक फरमा रहे हैं? बहुत शुक्रिया लीना। बात यह है कि जब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का इंतखाब हो रहा था तो मैं खुद पार्लिमानी राहदारियों में इन इजलासों को कवर करता था। मैं इन सारी चीज़ों का यानी शायद हूँ 30 से ज़्यादा इजलास हुए थे, इत्तेफाक राय नहीं हो रहा था। फिर खुद नाम लेकर आए थे, उस वक्त वजीर दिफा थे ये परवेज खटक। इन्होंने ये नाम पेश किया था उस पार्लिमानी कमेटी में जिसकी सदारत श्री मजारी कर रही थी, उसकी चेयरपर्सन थी। और वो जो उन्होंने गुफ्तगू 15 सेकंड का एक शार्ट उनका चला था कि इस पे इत्तेफाक राय हो गया है। अगर उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने नाम दिया था, अगर वो दिया था तो फिर परवेज खटक कहते कि इस्टेब्लिशमेंट का नाम है। उस नाम के ऊपर उस वक्त इत्तेफाक राय, क्योंकि वो नाम पहले नहीं था, 3 नाम गवर्नमेंट के थे, 3 इनके थे, उसके ऊपर नाम इत्तेफाक राय नहीं हो रहा था। फिर ये नाम आया, उसके ऊपर अपोजिशन ने भी इत्तेफाक किया और इन्होंने भी इत्तेफाक किया। अब आपको 3 साल बाद याद आ गया कि ये जनाब इस्टेब्लिशमेंट के उम्मीदवार थे। और उसके बाद 2020 में जो अभी आपने शार्ट सुनवाया जब पेशावर ये गए, उस वक्त भी वो गैर जानबदार थे। अभी जाकर जो है आपको पता है कि खान साहब यू टर्न लेने के बादशाह है, बल्कि बहुत बड़ा यू टर्न लेते हैं। वो ट्रालों वाला जो घूम घुमा के ऊपर से आता है, उतना बड़ा यू टर्न लेते हैं। तो इस वजह से अब चूंकि ये जो ममनुआ फंडिंग है या फॉरेन फंडिंग है, इसका ये मामला जो है वो खुलने वाला है। ये इलेक्शन से पहले, आइंदा आम इंतखाबात से पहले हर हाल में ये मामला निपटाना है इलेक्शन कमीशन ने। और ये भी मैं आपको लेना बता दूं, सिर्फ तहरीक इंसाफ का नहीं निपटाना, उन्हीं का भी निपटाना है, उन्होंने पीपल्स पार्टी का भी निपटाना है। बट तहरीक इंसाफ ने तो इस पे स्टे ले लिया ना।
फॉर स्टे का तो आपको पता है लंबा भी जा सकता है। लिया कि 30 दिन में फैसला ना हो, ये नहीं कि गैर मुइना मुद्दत के लिए स्टे ले लिया। स्टे तो लिया कि भाई 30 दिन के अंदर अंदर हियरिंग ना हो, उसके ऊपर दिया। इसके बावजूद उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने जो आज प्रेस रिलीज जारी की है, उन्होंने कहा कि जनाब जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट है, उस कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में हम 3 दिन इन लोगों को दे रहे हैं। आखिरी 27, 28, 29 इनके वकला को फाइनल दलाइल के लिए इनको दिन दे रहे हैं, दलाइल दें। और मई में उन्होंने कहा कि हम शुरू कर देंगे बाकी 2 जमातों का भी। तो भाई वो तो नहीं रो रही। आपको किस चीज का एतराज? आपने खुद कहा कि मेरी फंडिंग जायज है। अगर आपकी खान साहब फंडिंग जायज है तो फिर रोना किस चीज का है? ये किस चीज का ववेला मचा रहे? और ये एक नया ड्रामा शुरू कर देते हैं कि मैं सोशल मीडिया पे ऐसा कर दूंगा। इन्होंने कौमी रियासती इदारों के खिलाफ जो कुछ कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेड हुकूमत का ट्रेंड बनाकर, और फिर कहते हैं एक दिन कहते हैं फौज हमारी है, दूसरे दिन पूरी लोगों को फिर कहते हैं कि आप मेरे वॉरियर्स हैं। शाह महमूद कुरैशी को साहब को आपने सुना होगा, सिद्दीक साजिद साहब वो तो ये फरमा रहे हैं कि बेसिकली ये इमरान खान साहब के खिलाफ साजिश है ताकि उन्हें ताहयात नाअहल किया जाए किसी न किसी तरीके से। और अगर इलेक्शन कमीशन कर भी देता है ये, तो मैक्सिमम उनका क्या होगा? हल्फ के ऊपर कोई चीजें होंगी, उनकी 62-63 लगेगा, क्या होगा? ऐसा कुछ हो सकता है? ये भी मुनाफिकत है। हाँ। पहले कहते थे कि साजिश करता है, वो साजिश बेनकाब हो गई। कौमी सलामती कमेटी ने दोनों मरतबा कह दिया कि कोई साजिश नहीं हुई। अब आगे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो साजिश कर रहा है। तो भाई अगर आपने ममनुआ फंडिंग नहीं दी या आपने गैर कानूनी जराए से फंड नहीं लिए तो फिर क्यों डरते हैं? ये आप अपना ज़हन बना रहे हैं। पहले से ही आपने ये अज्यूम कर लिया है जी हम जो है वो नायल हो जाएंगे। वो तो एक कानून और आइन में लिखा हुआ है कि अगर आपके ऊपर ये साबित हो जाता है कि ये फंडिंग गैर कानूनी चैनल से आई है, ये इसका अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं है। मैं सिर्फ पीटीआई की बात नहीं है, जिस जमात का भी हुआ वो जमात भी नायल होगी, उसकी क्यादत भी नायल होगी, वो चाहे नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो। ये डर, ये प्रेशराइज करना है, कौमी इदारों को प्रेशराइज करना है। और ये आप उन इदारों को जो कि पहले ये देखिए अदलिया के ऊपर उंगली उठाई गई, उनके फैसलों पे उठाई गई, फौज को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई, और अब जब जाके इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये हमला आवर हो गए हैं। अगर आपको इतना ही मान है अपनी ऊपर अफरादी कुव्वत का तो आप दिखाते ना। आज आप 15 बंदे लेकर इलेक्शन कमीशन के बाहर गए हैं, 2 दर्जन लोग थे। शेख रशीद वैसे फरार हो गया। वो तो पीटीआई की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई फॉर्मल कॉल नहीं दी गई थी। अगर फॉर्मल कॉल होती तो फिर यकीनी सी बात है लोगों की एक बड़ी तादाद वहाँ पे मौजूद होती। तो 2 दिन फॉर्मल कॉल थी, 3 दिन पहले इमरान खान ने खुद अनाउंस किया था। ये तो इन्होंने कह दिया 200 बंदा भी नहीं था नादरा के दफ्तर के बाहर। और पूरे मुल्क में भी देख ले। आप इस तरह इदारों को प्रेशराइज ना करें। आज की प्रेस रिलीज बड़ी वाज़ेह है इलेक्शन कमीशन की। उन्होंने कहा जी हम बिला रगबत हम जो है वो ये काम कर रहे हैं अपना, हमें अपना काम करने दिया जाए। फिर कहते हैं जी इस्तीफों का मामला है, इस्तीफे कबूल नहीं हो रहे। भाई एक प्रोसेस है, उसको आप पूरा होने दें। अगर इस्टेब्लिशमेंट या अदलिया या इदारे अपने पाँव पे खड़े हो रहे हैं, आजाद हो रहे हैं, ये तकलीफ हुई इनको वो डस्का इलेक्शन के बाद से, उसके बाद से जो प्रेस रिलीज आई थी उसके बाद इनके इलेक्शन कमीशन जो है उनके लिए जो है वो खतरनाक बन गया। पहले तो बड़ी तारीफें कर रहे थे। चलिए अभी पूछते हैं, फखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। क्योंकि जितना मुझे पता है फखर साहब, इतना आसान तो नहीं है कि इलेक्शन कमीशन को, कमिश्नर साहब को इस तरीके से हटाना। क्योंकि उसका रीजन ये है या तो वो खुद इस्तीफा देंगे या फिर ये होगा कि आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस ले जाएं। ये तो सिर्फ आप यानी कि गली मोहल्लों की वो कर रहे हैं ना पॉलिटिक्स। देखें, ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो मामला है, इसमें माजी में जो अपोजिशन थी वो भी इसके सामने एहतजाज करने के लिए आई थी और बड़ी तादाद में उन्होंने एहतजाज भी किया था। तो इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो जीतने वाली है वो उसको सराहती है, जो हारने वाली है वो उसको कंडेम करती है। बट लगाया तो इमरान खान साहब ने था ना, और जो इस वक्त भी कर रहे थे। जी, जो इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मामला है, जिस टाइम इनको लगाया गया था उस टाइम पर जो सूरत हाल थी वो ये थी कि नए इलेक्शंस हुए थे और उसके बाद एक तैनाती करनी थी जो कि कर दी गई थी। तो अब उस वक्त उनका जो कंडक्ट का मामला जो था उसके ऊपर कोई इस तरह के इश्यूज़ जो थे सामने नहीं आए थे। अब जिस तरह से नून लीग की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हिमायत में सियासी बयानात हैं और जिस तरह से पीटीआई की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से कहा जा रहा है कि वो एक बायस एटीट्यूड है उनका और वो नून लीग को ज्वाइन कर लें। तो अब इस सिलसिले में अगर आप देखें कि जो इलेक्शन कमीशन का आइनी रोल जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, वो तो फेयर प्ले है। वो मतलब है कि वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है। उसके ऊपर चाहे मैंने जैसे आपको कहा कि कोई भी पार्टी जीते या हारे,
वो अपनी तनकीद जो है वो इसी तरह से करती है। इलेक्शन में धांधली का मामला हो, बोगस वोटिंग का मामला हो या जो कुछ भी हो, तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती है। जहाँ तक अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रहने का ताल्लुक है, तो उसका तो जो मामला है वो तो आर्टिकल 209 है, जिसके तहत उनको ओहदे से हटाया जा सकता है। वो लेकिन सर आप कैसे कह सकते हैं बाइज्ड है? अगर बाइज्ड है तो आपके पास प्रॉपर फॉरम है, आप फॉरम पे जाएं, उस फॉरम के हवाले से मैं यही आपसे कह रहा हूं। आप इस तरह के गली मोहल्ले में निकल के आप बेसिकली आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं, जबकि आप खुद भी जानते हैं कि चीफ इलेक्शन कमीशन को इस तरह तो नहीं ना आप निकाल सकते। आप एक रेपुटेशन की क्रिएट कर रहे हैं ताकि जब इलेक्शन में जाए तो आप ये कह सकें ये तो ऑलरेडी ऐसा बंदा था, इसलिए किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो मामला है ना, वो तो उनका फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का इनेकाद है। ठीक हो गया। और अब क्योंकि पीटीआई की जानिब से इलेक्शंस जो अर्ली इलेक्शंस की कॉल दी जा रही है, तो वो इस ज़मन में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कंडक्ट है उसके ऊपर वो अपनी रिजर्वेशन का इजहार कर रहे हैं। अब ये रिजर्वेशंस जो हैं वो किस हद तक जो है वो अंडर प्रेशर आएंगे, क्योंकि उनको ना तो दो ही तरीके हैं, या तो उनका मामला जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आर्टिकल 209 के तहत है, या फिर वो अपना इस्तीफ़ा दे। तो ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मामला जो है, इसके हवाले से आइंदा आने वाले दिनों में आपको सियासत जो है फॉरेन फंडिंग केस का इशू हो सकता है कि शायद कुछ ऐसा फैसला आ जाए जो इमरान खान साहब के हक में ना हो। देखिए, फॉरेन फंडिंग का जो भी केस है उसका जो भी फैसला होगा वो अल्टीमेटली जो है सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, क्योंकि कोई भी पार्टी अगर बैन होती है तो 15 दिन के अंदर आइन के मुताबिक फिर उनको रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर करना होगा। और सुप्रीम कोर्ट में जो चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी या नून लीग हो, जो भी होगी, उनको अपना केस डिफेंड करने का पूरा मौका जो है वो मिलेगा। वो ये नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से कोई फैसला जो है वो इस तरह का आ जाए और उसके बाद वो हो जाए, नहीं, ऐसी बात नहीं है। और जैसे कि पीटीआई कह रही है, दावा कर रही है कि उनका मामला जो है ममनुआ फंड का है, फॉरेन फंडिंग का नहीं है। तो ये जब फैसला सामने आएगा तो उस वक्त देखी जाएगी बात। अभी तो जो इस वक्त जो सूरत-ए-हाल बन रही है वो ये बन रही है कि पीटीआई जो है वो बाकायदा एक मरबूत हिकमत अमली के तहत अपना पूरा सियासी प्रेशर जो है, दबाव जो है, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर लाने की हिकमत अमली जो है मुरतब कर चुकी है। और अर्ली इलेक्शंस का भी ईद के बाद मुतालबा जो है वो जोर पकड़ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा सिद्दीक साहब, आपने सुना फ़खर साहब को, क्या अर्ली इलेक्शंस होने वाले हैं? और जैसे कि आपने सुना फ़खर साहब को, वो कह रहे हैं कि एक मरबूत हिकमत अमली बनाई गई है। डू यू एग्री विद इट? क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया देखें तो 11 करोड़ से ज़्यादा मेरे ख्याल में रीट्वीट्स हो गई हैं, और अगर वो बॉट्स होते तो हमारे पास बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, वो इसका पता लगा सकती थी कि ये एक फेक कैंपेन है। वो पता चल जाएगा। अच्छा। वो सारा रिकॉर्ड जमा हो रहा है। वो आपको वो जो ये आप कह रहे हैं ये जाली या फेक आईडी सब, वो बिल्कुल डाटा रेडी है, वो आपके सामने आएगा। जो कुछ ये सारा कुछ किया जा रहा है ना, ये बिल्कुल आप स्पून रखें, इसके ऊपर बड़ी तेजी से ये काम जो है वो कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि असल मामला ममनुआ फंडिंग का है, फॉरेन फंडिंग का इशू नहीं है। फॉरेन फंडिंग के ऊपर तो आइन का जो आर्टिकल 17 है उसके मुताबिक वफाकी हुकूमत को रेफरेंस भेजना है। ममनुआ फंडिंग में फंसेंगे। ये जो मकसूद चपड़ासी और इधर उधर के नाम ले रहे थे ना, तो वो 11 अकाउंट्स जिसकी वेरिफिकेशन स्टेट बैंक ने नहीं की है, और वो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट उसमें फंसते हैं। फिर वो एक साहब जो बाहर गिरफ्तार हैं, नकवी साहब, उनका जो केस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग केस है, इस हवाले से उससे डरते हैं। ये चीज इनके लिए, और ये अभी से माहौल बना रहे हैं। इस तरह फखर बात कर रहे हैं, तो अगर आपको इतना ये अगर पाबंदी लग भी जाती है तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर आप अपील करें। आप तो पहले से ही एक जो है वो कह ही जा रहे हैं कि जनाब ये जानबदार हो गए हैं और ये हमारे खिलाफ हो गया है। दूसरी जो आप बात कर रही ना, मैं आपको जो मैंने इन लोगों के दरमियान बैठा हूँ ना, क्योंकि मैं नून लीग फीड भी करता हूँ, मैं आपको ये बात बताऊँ, मैं ये कह दूं कोई अर्ली इलेक्शन नहीं होगा। अच्छा, जितना मर्जी ये दबाव डाले, कोई अर्ली इलेक्शन नहीं होगा। ये अपना काम करेंगे, ये गवर्नमेंट अपना काम करेगी। इलेक्शन 2023 में ही होगा। बल्कि ये भी आपको बता दूं, हो सकता है कि आइन में इसकी गुंजाइश भी मौजूद है, 1 साल एक्सटेंड भी हो सकता है, अगर हालात मुल्क के मुआशी हालात ठीक ना हुए। सीधी सी बात है। अभी इन्होंने अभी थोड़ी आप खबर दे रहे हैं कि 1 साल एक्सटेंड करने के ऊपर गौर किया जा रहा है, मजीद ऐसी कुछ चीज हो सकती है? ये पॉसिबिलिटीज हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें सारे इदारे शामिल हैं इस डिस्कशन में? अभी तो हुकूमती ये जो 11, 12, 13 जमातें हैं, और इसका जो बॉस है, जो गॉडफादर है, वो आसिफ जरदारी है। अच्छा। जो नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ नहीं है। वो उनको पता है कि डिलीवर करना है या नहीं करना। अभी तो इस्लाहात का एक अमल शुरू होना है, इंतखाबी इस्लाहात का ईद के बाद। फिर इन्होंने एक अपोजिशन जो है वो बननी है,
अपोजिशन भी अपनी मर्जी की बननी। आज 13 लोगों ने राजा रियाज को अपोजिशन लीडर के लिए नामजद कर दिया है, तो ये तो चले गए। अब अगर इनके अब ये इन्होंने सबसे बड़ी जो मेरे ख्याल में बेवकूफी की है तहरीक इंसाफ ने, पार्लियामेंट का इनको मैदान नहीं छोड़ना चाहिए था। ये वहां पे रहकर इनको 123 या 26 बंदे जितने भी हैं ये इनको टफ टाइम दे सकते थे। अलीना 17 लोग थे बेनजीर भुट्टो के साथ, उसने नवाज शरीफ को बख्ता डाला हुआ था। जब ये नवाज शरीफ 2 तारीख लेकर आया था, 17 बंदे थे अपोजिशन के साथ बेनजीर भुट्टो। मुझे आपकी बात में आपने देखा ना तहरीक इंसाफ वालों को इतने बड़े बड़े जलसे हुए हैं, लोगों की एक बड़ी तादाद बाहर आई है, तो आप कह रहे हैं कि 1 साल बाद इलेक्शन हो सकता है, 1 साल और मजीद बढ़ जाए। और आज आपने शेख रशीद साहब को सुना होगा, वो कह रहे थे कि खूनरेजी हो जाएगी, सिविल वॉर हो जाएगी अगर 30 तक कोई प्रॉपर तरीके से सामने चीजें ना लेकर आए, इलेक्शंस की बात ना की गई। आप यहाँ पे 2 साल का बता रहे हैं कि हो सकता है कि 1 साल और एक्सटेंड कर दिया जाए गवर्नमेंट का। असल में मसला यही है, ये हुकूमती मोड से अभी तक बाहर नहीं आए। शेख रशीद को तो वजारत जाने का दुख है, ये हुकूमती मोड से जब बाहर, आपको पता है वो तो रिटायर होने वाले थे भाई, वो तो खान साहब की वजह से वहां पर। आप कैसी बातें कर रहे हैं? ना हर मरतबा हर साल कहते हैं, 5 साल तो मुझे हो गए सुनते हुए कि मेरा आखिरी इलेक्शन है, मैं रिटायर हो जाऊंगा। नाला लई वाला अभी नाला लई फिर नहीं बना, रिटायर जब तक नाला लई का कुछ नहीं बनता। ये देखिए इनके ऐसे लोग हैं चुमटे हुए हैं, पता करें आप देखें वजारती कॉलोनी मिनिस्टर कॉलोनी में अभी तक इनके पुराने मिनिस्टर बैठे हुए रहे। लोगों का क्या करेंगे, लोगों की सुनामी का क्या करेंगे? 1 साल तक चले शेख रशीद साहब को छोड़ दें। तो ये ईद के बाद जाएगा, लोगों की सुनामी का भी रोड टूट जाएगा। हाँ। अगर यही जलसे जुलूस आप दिन के औकात में दिखाएं तो लग पता जाएगा। रात के अंधेरे में आप जो मर्जी कर लें, वहाँ पे वैसे भी इनका क्राउड रात को ही आता है। रात के अंधेरे में अगर मरियम साहिबा इस तरह कॉल दें तो लोगों की एक बड़ी तादाद वहाँ पर आ सकती है। आएंगी, देखिए मरियम ने तो कॉल, उन्होंने तो अपना एक शेड्यूल बनाया हुआ इनका मुकाबला करने के। सारी जमा हुई थी 11 की 11 जमातें सारी आ भी गई थी, तो इतने लोग जमा नहीं कर पाई थी जितना इमरान खान साहब ने 1-2 घंटे में जमा कर लिए। ये तो आप थोड़ा लोगों के साथ ज्यादती करेंगे, अवाम के साथ अगर कोई बात करेंगे। सिद्दीक साजिद साहब, लोग आपको देख रहे हैं। देखिए मैं ज्यादती नहीं कर रहा, ठीक है, अच्छा क्राउड था। मैं कह रहा हूँ कि ईद के बाद ये टूटेगा। ये हर मर्तबा आप, क्योंकि आपका जो बयानिया वो एक नहीं है, ये तो आप एक बयानिया लेकर चले, कभी अमेरिका, कभी साजिश, कभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर। आप अपने आप में पहले अपने आप को कंपाइल करें कि आप कहना क्या चाहते हैं, वो तो आप कह नहीं। ठीक हो गया जी। आप क्या कहेंगे फखर साहब इन सारी चीजों में? वो कह रहे हैं कि बेसिकली जो है ये जोर टूट जाएगा तहरीक इंसाफ का, और ये जो इलेक्शंस की बात की जा रही है कोई इतनी बड़ी बात नहीं, इलेक्शंस अपने टाइम पर होंगे। और ये शेख रशीद साहब जो सिविल वॉर की बात करें, ऐसी कोई चीज नहीं होनी है। चीजें कहीं ना कहीं डिस्कशन में मेरी इत्तलात जो है इसके बरक्स हैं, बताएं। और एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो मार्च की तैयारियां जो हैं वो ईद के बाद की जा रही हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा एजिटेशन जो है वो देखने को मिलेगी। और उस एजिटेशन के नतीजे में अर्ली इलेक्शन की डेट जो है वो निकलती है नहीं निकलती, वो उस एजिटेशन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मुझे जो इत्तलात हैं वो यही हैं कि पिंडी में जो मौसम है वो तब्दील होना शुरू हो गया है, और ईद के बाद वो खासा तब्दील हो जाएगा। और जिस तरीके से जिस लेवल पर प्लानिंग हो रही है मुल्क भर में जो है वो स्ट्राइक करने की और यहाँ पे धरना देने की, तो वो एक बहुत बड़ा क्राउड होगा और बहुत बड़ा उसमें एजिटेशन होगी। ठीक हो गया। और जो कि ये है कि मौजूदा हुकूमत बजट दे सकेगी, और आपको कहीं अक्टूबर के, आप सही बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, लेकिन आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। अक्टूबर आपको इलेक्शन की डेट नजर आ वापस आती हूं, मैं चाहूंगी अपनी बात को कंप्लीट करें, लेकिन प्रोग्राम में वक्त तक छोटी सी ब्रेक का स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अब से कुछ देर पहले आपने सुना कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं वो भी आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा एक नया मिसाक़े जमहूरियत जो है उस पर काम किया जाएगा। पता नहीं किस तरह का मिसाक़े जमहूरियत होगा और किस तरीके से इस पर काम किया जाएगा। अगर उनको वाकई जमहूरियत पे यकीन होता और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत पे यकीन होता तो यकीनी सी बात है कि वो नवाज शरीफ साहब से इतनी दूर मिलने ना जाते, और अभी तक शायद उन्होंने अपना हल्फ भी नहीं उठाया। मैं आऊँगी दोबारा सिद्दीक साहब आपकी तरफ। सिद्दीक साजिद साहब, सिर्फ एक छोटा सा कॉमेंट लेना चाहूँगी क्योंकि ख़ाबर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जो अभी बात की है फ़खर साहब ने कहा कि यहाँ पे बड़ी हाई प्रोफाइल कुछ मीटिंग्स हुई हैं और हवाओं का रुख जो है वो चेंज हो गया है रावलपिंडी में। तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि जी एक बड़ा मैसिव जो है वो क्राउड नहीं लेकर आएगी और इलेक्शंस की तरफ हम नहीं जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम बिल्कुल इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं और चीजें ऐसी हो सकती हैं। देखिए, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, और जो पिंडी की हवाओं के रुख बदलने की बात फखर कर रहे हैं तो मैं तो इसके उल्ट सोचता हूँ, क्योंकि पिंडी वाले तो बहुत सख्त नाराज हैं जो कुछ सोशल मीडिया पे हो रहा है। हाँ। जिस तरह फौजी की आदत को, सारे पिंडी वाले नाराज हैं या कुछ नाराज हैं?
बस मैं अब समझ जाया करे, अब इतनी बोली तो आप नहीं है ना, इतनी सादा नहीं है, आप समझती हैं बातों को। तो जो कुछ हो रहा है ना, मैं इसी वजह से तो कह रहा था, जो अकाउंट असली हैं, जाली है, नकली हैं, वो सारे आने वाले दिनों में सामने आ जाएंगे। और एक चीज और याद रखिए, अब से थोड़ी देर पहले मरियम नवाज ने एक ट्वीट किया है, उन्होंने बोला आपने तो हमारे खिलाफ जो है वो इंतकामी कार्रवाइयां करते हुए मुकदमात बनाए थे, हम तो सबूतों और शवाहिद के साथ बनाएंगे, हम तो वो आपके बहुत से लोग इमरान खान समेत जो है वो जेलों के अंदर होंगे। मतलब ये है कि मेरी इतला के मुताबिक 2 बड़ी इंपॉर्टेंट फाइलें जो है वो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह तक साहब के पास पहुंच चुकी है, उसके ऊपर बड़ा काम हो रहा है। तो आपको ईद के बाद बहुत सारी राना सनाउल्लाह साहब तो आज तो वैसे बड़े आजकल काम कर रहे हैं। वो देखिए ना, नवाज शरीफ साहब को उन्होंने अर्जेंट पासपोर्ट जो है वो जारी कर दिया है। और जो यहाँ तक आप बात कर रहे हैं मरियम नवाज साहिबा का और इन सारी चीज़ों का, लेट्स सी कि आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन मैं इतना ज़रूर यहाँ पर कहना चाहूँगी कि ये जो बात की जा रही है ना ताहयात नहली की, मेरी नज़र में मैं ये समझती हूँ कि इतना आसान नहीं होगा इमरान खान साहब को इस तरीके से करना, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब भी ताहयात नाहल हैं और जहांगीर तरीन साहब भी हैं और बहुत से लोग हैं वो इससे निकलना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में इसका कोई हल निकाला जाएगा। मैं आऊँगी खाफर साहब आपकी तरफ, मुझे ये बताइएगा इस वक्त जो पंजाब में सूरत हाल है, कोई खुशखबरी है क्या? हमजा शहबाज साहब, आपको लगता है कि ले पाएंगे अपना वजारत आला का हल्फ? तैयारियां शानी की हैं उन्होंने, या फिर मायूसी हर तरफ? अभी तो फैसला कल कोर्ट देगी, लेकिन आप क्या देखते हैं? क्योंकि आप लोगों से मिलते हैं, ऑब्जर्वेशन भी आपके पास आती हैं, डिस्कशंस भी होती हैं, हाउ डू यू सी इट? क्या फैसला आ सकता है? अलीना देखें, इस वक्त जो आपने बात की खुशखबरी, तो एक दूर जो है वो खुशखबरी तो पीटीआई की जानिब से आने की कोशिश कर रही है। वज़ीर आला पंजाब जो है इस वक्त निगरान सरदार उस्मान बुज़दार, उनकी अपने करीबी साथियों से, रुफ़क़ा से और कानूनी माहिरीन से मशावरत हुई है और वो निगरान कबीना तश्कील देने के चक्रों में है कि जितने भी इंतजामी अमूर हैं उनको मस्बत तरीके से आगे बढ़ाया जा सके, क्योंकि 1 तारीख को जो है वो उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफ़ा बहैसियत वज़ीर आला कबूल कर लिया गया था, जिस पे बाद में टेक्निकली एतराज़ भी आए, मगर वो जो 1 को कबूल होने के बाद इस्तीफ़ा, अभी तक वो निगरान वज़ीर आला के तौर पर काम कर रहे थे। और स्पीकर भी देखा जाए तो इस वक्त तहरीक इंसाफ का है, गवर्नर भी तहरीक इंसाफ का है, और जो निगरान वज़ीर आला है वो भी तहरीक इंसाफ का, और 90 शायरा और जितने भी 8 क्लब हैं अभी तक वहाँ पर उस्मान बुज़दार ही मौजूद है। और अब उन्होंने अपने साथियों से मशावरत की है कि निगरान जो है वो काबीना बनाकर मामला को आगे चलाया जाए। जो हमजा शहबाज है, इनका मामला आप देख रही हैं कि रोज़ ब रोज़ लटक रहा है। आज जो है वो अदालत ने फैसला महफूज कर लिया और कल उस फैसले को बताया जाएगा, क्योंकि इससे कबल जो है वो अदालत आलिया की जानिब से सदर मुमलिकत को कहा गया था कि कोई नुमाइंदा मुकर्रर करें, तो इस पर अमल दरामद ना हो सका। तो हमजा शहबाज जो है उनकी जानिब से दरख्वास्त दी गई थी कि किसी भी शख्स को अभी तक नुमाइंदा मुकर्रर नहीं किया गया है, या इनकी खिलाफ वर्जी भी है और तौहीन अदालत के जुमरे में भी आता है, लिहाजा इस्तदा की जाती है कि किसी को मुकर्रर किया जाए। यहाँ पर हालात जो सियासी सूरत हाल है बड़ी गूमगू का शिकार है। जो लोग कहते थे कि इमरान खान जितने मर्जी जलसे कर लें, जलसों से कुछ नहीं होता। अच्छा। लोग तो वोट को देखते हैं, लोग तो कामों को देखते हैं। तो ये इमरान खान साहब ने जो जलसे किए हैं उसकी वजह से मुतहदा अपोजिशन, जिसमें काफी ज्यादा जमातें इकट्ठी हैं, उसके बावजूद उनमें हलचल दिखाई देती है। आज मरियम नवाज साहिबा खुद जो है वो वर्कर कन्वेंशन में शामिल हो रही हैं, जो कि शेख रोहेल असगर साहब के घर पे वर्कर कन्वेंशन हो रहा है, उस पर हमजा शहबाज भी जा रहे हैं जो खुद को नौमुंतखब वज़ीर आला कहते हैं, और जो पूरे पाकिस्तान के नायब सदर हैं मरियम नवाज साहिबा, वो खुद वहां पे जा रहे हैं। वहां पर वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब भी आ रहे हैं और जाकर जो है वो कारकुनों से खिताब करेंगे, एतमाद में लेंगे। और उसके बाद कल भी एक वर्कर कन्वेंशन है सैफुल मलूक जो खोखर हैं उनके घर पे। और इसके बाद जो मुस्लिम लीग नून ने ईद के बाद का प्रॉपर अपना एक शेड्यूल जारी कर दिया कि जनूबी पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में, पंजाब भर में जो है वो जलसे किए जाएंगे। तो अगर आपको कोई खुशखबरी वाली बातें दिखाई देती हैं तो उनको क्या जरूरत है जलसे करने? उन्हें भी नजर आ रहा है कि अवामी दबाव है, पब्लिक का प्रेशर ज्यादा है। देखिए जी, पब्लिक का प्रेशर तो अपनी जगह पे है, लेकिन वोट में ग्राउंड में बड़ा मैं वही कह रहा हूँ कि अगर ऐसी चीज दिखाई दे रही हो तो देखें कि जी वोट में ग्राउंड में फर्क होता है, मगर देखिए वोट तो लोग उसी को करते हैं ना जिसके लिए निकलते हैं। तो अब जो है वो इनको भी निकलना पड़ रहा है। अब इन्होंने बाकायदा जलसों का शेड्यूल अनाउंस कर दिया है कि भाई हम भी जलसे करेंगे। तो आज जो इलेक्शन कमीशन के बाहर जो है वो एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं, तो उससे अलीना साहिबा दिखाई तो यही देता है कि पब्लिक प्रेशर बढ़ रहा है, पब्लिक का प्रेशर बढ़ रहा है, जिसे अपोजिशन जमातें जो है अच्छी तरह से समझ रही है। और अभी कल देखिए क्या फैसला आता है। सवाल लेकर जाऊंगे आगे। सदीक साहब आपने भी खबर साहब को सुना है, वो भी यही कह रहे हैं कि जी पब्लिक प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है और लोग जो है वो बाहर आएंगे। आप यही फरमाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। फिर मरियम नवाज साहिबा के बारे में जैसे कि आपने भी बताया कि आने वाले दिनों में निकलेंगी, कैंपेन करेंगी, जैसे जुलूस करेंगी, तो फिर वो कैंपेन क्यों कर रही हैं?
देखिए वो तो इमरान खान की जो सियासी जो जलसे जुलूस है उसका जवाब देने के लिए, मरीम नवाज के पास कोई हुकूमती होता तो है नहीं। अच्छा। वो नायब सदर हैं। हाँ। हुकूमती होता तो उनके पास नहीं है, लेकिन वो जलसे जुलूस तो कर सकती है। उन्होंने भी तैयारी करनी है ना, वो ज़ाहिर है एक तरह की इलेक्शन कैंपेन, उसकी तरफ भी वो जा सकती है, वो बना सकती है। वो एक माहौल ही क्रिएट करना होता है। दूसरा इमरान खान के जलसों का जवाब देना, ताकि वो एक अवामी तासुर जो है वो उसको अपने हक में ना कर सकें। और पंजाब का तो ये दावा इनका सबसे बड़ा यही है कि पंजाब हमारा है। दूसरी बात जो आप बात करें, मेरी जो इतला है, मेरी इन्फॉर्मेशन, कल ये फैसला हो जाना है। फैसला आज महफूज हुआ है ना, कल मेरा जाती ख्याल है कि अदालत आलिया जो है एक नुमाइंदा जो है मुकर्रर कर देगी, क्योंकि सदर साहब ने इनकार कर दिया है। तो अदालत आलिया अब अपनी तौहीन तो नहीं, अब तौहीन अदालत का नोटिस तो शायद ना हो, लेकिन एक जो नुमाइंदा है मुकर्रर किया जा सकता है अदालत आलिया की जानब से। इस मामले को मजीद लटकाया नहीं जा सकता, क्योंकि सरीहन आईनी खिलाफ वर्जी हो रही है सदर साहब की तरफ से भी, गवर्नर साहब की तरफ से भी। कल कला कोई और आकर इधर बैठ गया, या खुदा न खास्ता ये शहबाज शरीफ के हवाले से इस किस्म की बात हो गई और पीटीआई हुकूमत में आ गई, ये लोग अगर वज़ीर आज़म हाउस खाली ना करेंगे तो फिर क्या होगा। ये आप एक नई रवायात जो है ना वो कायम करने की तरफ ना जाएं। आइन और कानून के मुताबिक जो है वो आपको अपना रोल जो है प्ले करना चाहिए। ये उसने वज़ीर आला ने इस्तीफा दिया नहीं दिया, उस इस्तीफे को किया, उस वक्त एतराज उठाता ना जो गवर्नर सरवर, उस वक्त उन्होंने एतराज नहीं उठाया। बाद में वो बेशक वो छोड़ के चले गए। उन्होंने वज़ीर आज़म के नाम, उस वक्त गवर्नर कहता है कि इस्तीफा मेरे नाम नहीं है, मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ, तो आज उस्मान बुज़दार अपनी सीट पे बैठे होते। अब बाद में अगर कह दिया जी उन्होंने कि जनाब इसके ऊपर वो नहीं कर सकते और वो निगरान वज़ीर आला या निगरान कबीना बनेगी, ये तो फिर वही वाला काम है ना कि जिसका दिल करेगा कानून और आइन को अपने इस्तेमाल करेगा, ये अनारकी की तरफ जाएंगे। अच्छा, इस सारे इशू में भी ना फ़खर साहब एक और भी बात की जा रही है, वो ये की जा रही है कि मुनहरिफ अरकान के हवाले से जो डिक्लेरेशन जारी करना था वो भी अभी इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी नहीं किया गया, और शायद यही एक रीज़न है कि इतना चीज़ों को प्रोलॉन्ग किया जा रहा है और चीज़ें इस तरफ जा रही हैं। लेकिन जो अभी बात सिद्दीक साजिद साहब ने की है कि खबरें तो इसी हवाले से आ रही हैं कि अदालत की तरफ से एक बंदा नामजद कर दिया जाएगा और जो हमजा शहबाज साहब हैं वो वज़ीर आला पंजाब का हल्फ ले लेंगे, जो खबरें आ रही हैं ज़राए के हवाले से। आप इस सारे इशू के ऊपर क्या कहेंगे जो पंजाब में सूरत हाल है? मुझे आवाज़ बहुत दूर से आ रही है। देखिए, आज जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे ना, उनकी तरफ से जो रिमार्क सामने आए हैं उसको अगर आप सामने रखें तो इसका मतलब है कल कोई बड़ा सख्त किस्म का फैसला जो है वो देने जा रहे हैं, और वो जो ऑर्डर करेंगे वो कितना आइन के अंदर होगा और कितना कानून के अंदर होगा। फिर ये अदालतें तो आइन के हिसाब से करती हैं ना। जी हाँ, हमने आज तक अभी तक समझ नहीं आया कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 69 कैसे क्रॉस किया है। ठीक है कि वो पार्लियामेंट के अंदर की जो समात है उसमें कैसे वो दाखिल हो सकती हैं, मुदाखलत कर सकती हैं। तो लाहौर हाई कोर्ट से जो भी फैसला आएगा वो सुप्रीम कोर्ट में भी उसके खिलाफ अपील जो है वो आ सकती है। तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक अल्टीमेट फोरम है, तो इस हवाले से एक आइनी और कानूनी जो कशमकश है वो तो हमें मज़ीद उसमें लगता है कि वो जारी रहेगी इसी तरह से। जो मुनहरिफ अरकान के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला करना है तो इलेक्शन कमीशन को फ़ैसला कर देना चाहिए। एक पार्टी का चेयरमैन है, उसने उसकी पार्टी के लोग जो थे मुनहरिफ हो गए, उसके हवाले से उसने जो इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी हैं तो इलेक्शन कमीशन को ऐड कर देना चाहिए। डिले का मतलब देखिए, डिले का मतलब तो फिर वो जो कहते हैं कि जी ये हर फैसला हमारे खिलाफ कर रहा है, प्लांटेड है, नून लीग का है और ये नून लीग जिस तरह से उसको डिफेंड कर रही है, तो फिर वो शकूक व शबात जो हैं वो और बढ़ते हैं ना। कंडक्ट आपका बताता है। देखें, जो मैंने आज जैसे आपको बताया कि सुप्रीम जुडिशल केस में जो केस जाता है वो मिसकंडक्ट का जाता है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे कंडक्ट जो है वो देखा जा रहा है। अगर वो कहीं पे जाकर मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आ जाता है, बायस हो जाता है, वो उनकी हर तरह से जो एफिलिएशन है वो सामने आ जाती है, तो ये तरीका है कि वो मुनहरिफ अरकान को डिसीट करें। चले, एक और भी स्टोरी है प्रोग्राम में, वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, जब वापस 2 से 3 स्टोरीज हैं जिस पे हम डिस्कस करेंगे। एक तो मरीम नवाज का जो पासपोर्ट है क्या उन्हें वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस हवाले से भी बात करेंगे। 3 बेंच जो है वो तहलील हुए और एक फाइनल हुआ है, कल उसकी समात आई गैस, उस पर भी बात करते हैं। प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, पर आपको खुशामदीद कहते हैं और अब कुछ बात करेंगे मरीम नवाज साहिबा के हवाले से। वो चाहती हैं कि उनका पासपोर्ट उनको वापस मिल जाए ताकि वो उम्रा की अदायगी कर सकें। वैसे तो उम्रा की अदायगी के लिए और भी बहुत से लोग जा रहे हैं और ख़बरें ये भी आ रही हैं कि शायद नवाज शरीफ साहब भी उम्रा की अदायगी के लिए जाएँ। खावर साहब, आप कुछ इस पर रोशनी डालना चाहेंगे? मरीम नवाज साहबा ने पैकिंग कर ली है। आपको लगता है कि अगर कभी गारंटी मांगी गई अदालत की तरफ से तो जिस तरीके से नवाज शरीफ की गारंटी दी थी शहबाज शरीफ ने, हमजा शहबाज अपनी बहन मरियम की गारंटी देंगे? और आखिर चले फरमाएं पहले, फिर मैं बाद में कमेंट करती हूँ।
देखिए लीना साहिबा, मरियम नवाज साहिबा तो अपनी दरख्वास्त किए हुए हैं, जिसके लिए अभी तक 4 बेंच जो है वो तश्कील दिए जा चुके हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि सबसे पहले सैयद शहबाज अली रिजवी और अनवारुल हक थे, उन्होंने दरख्वास्त कर दी कि दूसरा बेंच इन्हें सुने। फिर जस्टिस जो है वो अली बाकर नजफी और फारूक हैदर साहब के बेंच ने जो है उनमें से फारूक हैदर साहब ने दरख्वास्त सुनने से माजरत कर ली। तीसरे बेंच में जस्टिस असद साहब ने जो है माजरत कर ली, और अब जो है वो जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस सरदार अहमद नईम जो है वो कल इस केस की समाअत करेंगे। और इसमें जो है वो जितने भी इदारे हैं वफाक के और नैब के, उनको भी इस बात पे जो है वो तलब किया गया, उनको भी नोटिस किया गया कि आप आए, आके अपना मौक़िफ़ पेश करें, क्योंकि ये पासपोर्ट जो है वो गारंटी के तौर पे रखा गया था चौधरी शुगर मिल वाले केस में, कि अगर आप जो है वो अपना पासपोर्ट रखते तो हम आपको बेल दे देंगे। अब बेल तो हो चुकी, हुकूमत भी बन चुकी है, और उसके बाद अब जो है वो पासपोर्ट का भी तकाजा किया जा रहा है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, इस हवाले से कल समाअत होगी, मुझे ये बताएं निकलता है कि 4 बेंच बने, उनमें से 3 जो है वो तहलील हुए। कोई खास वजह अगर आप जान पाए हो, मसरूफ थे या कोई और रीजन था, कुछ बता सकते हैं आप इस हवाले से? देखिए, चूंकि ये अदलिया का मामला है तो अभी तक जो अदलिया के जराए से सामने बात आई है तो उसमें तो जज साहिबान ने यही कहा है कि हम कोई अपनी जाती वजूहात की बुनियाद पर जो है जराए ने कहा है कि जाती वजूहात की बुनियाद पर उन्होंने जो है वो केस सुनने से माजरत की है और दरख्वास्त दे दी जाती है कि भी इसको जो है वो दूसरे बेंच के पास मुंतकिल कर दिया जाए। मगर जो अगर आप वजूहात की बात करती हैं तो पता है कि वजूहात क्या हैं, किस तरह से इदारों पर जो है वो दबाव डाला जाता है, किस तरह से इदारों के बारे में गुफ्तगू की जाती है। और इदारे चाहते जब फैसला आपके हक में आ जाए तो इदारे बिल्कुल ठीक होते हैं, और जब फैसले आपके खिलाफ आ जाए तो फिर इदारे को भी जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से जो है तनकीद का निशाना बनाया जाता है, मुख्तलिफ चीज़ें की जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि इदारे इन तमाम मामलात में अब ये जो अपना किरदार है वो न्यूट्रल सबके सामने जो उनका हमेशा से इदारों का एक मस्बत किरदार रहा है वो वही अदा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो है चीज़ें मेरिट पे हो सके। अब देखें कल की समाअत के बाद अंदाज़ा होगा कि इनके पासपोर्ट वापस मिलने का क्या फैसला होता है, क्योंकि वो तो अपनी तरफ से तो एक जानिब तो जो मरियम नवाज साहिबा हैं उनकी जानिब से उम्रे की दरख्वास्त दी गई है, दूसरी जानिब जो है वो उनकी जानिब से वर्कर्स कन्वेंशन भी किए जा रहे हैं। तो अभी तो सूरत हाल मुझे लगता है कि मरियम बीबी साहिबा को खुद भी अंदाजा नहीं है कि उनको उम्रे की इजाजत मिल रही है या नहीं। बहरहाल वो खासी पुरुम्मीद है और कल जो है वो दरखास्त पे जो समाअत के बाद ही अंदाजा हो सकेगा कि इसका फैसला क्या निकलता है। चलिए, अच्छी बात आपने बताई है कि वो खासी पुरुम्मीद है, जो हम ब्रेक में जाने से पहले बात कर रहे थे कि कल ही हमजा शहबाज साहिब जो हैं उनके कंप्लीट करें। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, मरियम साहिबा तो खासी पुरुम्मीद है, इसीलिए तो दरखास्त आ रही है और जो बेंच जो है वो तब्दील हो रहे हैं वो तो इस हवाले से खासी पुरुम्मीद है कि उन्हें इजाज़त मिल जाएगी और वो जो है वो उम्रे की सादत हासिल करने में कामयाब हो जाएंगी। लेकिन आप कुछ बता रहे थे हमजा के मेरे ख्याल में फर्द जुर्म के बारे में कुछ बात करना चाह रहे थे, आप जरा उस चीज़ को भी कंप्लीट करें। मनी लॉन्ड्रिंग केस। जी जी अलीना साहबा, कल एक दिलचस्प सूरत हाल ये है कि एक जानिब तो हमजा शहबाज साहब जो उन पे उनकी तकरीब हलफ बर्दारी के हवाले से जो फैसला महफूज किया गया है उसका जो वो कल फैसला सुनाया जाएगा। दूसरी जानिब कल के दिन पर ही हमजा शहबाज साहब और उनके जो वालिद मोहतरम हैं शहबाज शरीफ साहब, जो उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, फर्द जुर्म आयद करने के लिए जो दरखास्त दायर की गई थी उसकी भी कल ही तारीख है। 2 अदालतों में 2 मुख्तलिफ केसेज हैं। एक जानिब तो उनके वज़ीर आला बनने के लिए जो दरखास्त है कि भाई मुझे हल्फ उठवा दिया जाए और इस सूबे का वज़ीर आला बना दिया जाए, जबकि दूसरी जानिब जो अदालत में दरखास्त ज़ेर समाअत है वो ये है कि उन पे फर्द जुर्म आयद की जाए जो 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस उनके खिलाफ है FIA की जानिब से दायर किया गया, उसमें उनको जो है वो फर्द जुर्म आयद करने के लिए भी दरखास्त पर सिचुएशन जो है बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। खबर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आऊंगी अब सदीक साजिद साहब की तरफ। सदीक साहब, मुझे ये बताएं, सारे हैं उम्रा की अदायगी के लिए सऊदी अरब जा रहे हैं, यकीनी सी बात है कि बीइंग अ मुस्लिम ये अगर हमारा दीनी फरीजा है और जाना भी चाहिए, और हम ये देखते भी हैं कि मोस्टली जो नए वज़ीर आज़म आते हैं वो जाते हैं सऊदी अरब का दौरा करते हैं। लेकिन ये जो जा रहे हैं, जो खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया में, तकरीबन 84 के करीब लोग हैं और जो ज़ाती मुलाजिम है वो 9 का स्टाफ है और बाकी सारे लोग भी जा रहे हैं। 16 मेरे ख्याल में ख़ानदान के लोग हैं और बाकी जितने भी सरबराह हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के वो भी जा रहे हैं। अब कल मैं सुन रही थी एक नून लीग के रहनुमा को, वो ये कह रहे थे ये सब अपने अपने खर्चे पे जा रहे हैं। क्या ये अपने खर्चे पे जा रहे हैं? और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये होगा कि मरियम नवाज साहिबा भी जाना चाह रही हैं, उधर से नवाज शरीफ साहब का भी सुनने में आ रहा है कि वो आएंगे वहाँ पर, तो क्या एक ग्रैंड डायलॉग होगा कि किसने किस तरीके से चलना है? क्योंकि अभी जैसे कि बिलावल साहब ने भी बात की है कि नया जो है वो मिसाके जमहूरियत की तरफ हम जाएंगे, तो वहाँ पे भी शायद इन सारे पॉलिटिकल पार्टीज से कोई मुलाकात और डिस्कशंस और आने वाले दिन का अमल जो है वो तय किया जा सकता है।
आपके सवाल के जवाब से पहले मैं मिस्टर मुनव्वर अराकीन के बारे में एक अर्ज करना जी चाहूँगा। जी, आपके सिर्फ पिछले 2 मिनट है सवाल मेरे पास, ज्यादा टाइम नहीं है। 10 सेकंड। 28 अप्रैल को उनको तलब किया है मुनव्वर अराकीन को इलेक्शन कमीशन ने। मैं कहिए मैं थोड़ा सा बता दूं, जो 20 मुनव्वर अराकीन है उनके खिलाफ जो रेफरेंस आया है उनको 28 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन को तलब किया। अब मरियम 13 लोग जो हैं नून लीग के राय के मुताबिक 13 लोग जो हैं वो जो सिक्योरिटी स्टाफ है इधर उधर के लोग हैं जो वज़ीर आज़म के साथ जाएंगे वो ऑफिशियल वफद का हिस्सा है और वो ऑफिशियल वफद है। बाकी जितने भी लोग हैं 60-70 के करीब वो सारे के सारे अपने अखराजात पे जाएंगे, कमर्शियल प्रवास के जाएंगे, अपने अखराजात वो वो खुद बर्दाश्त करेंगे। ये आपकी बात बड़ी जबरदस्त है कि नुक्ता आपने बिल्कुल पकड़ा है कि ग्रैंड डायलॉग वहाँ पे, और क्योंकि नवाज शरीफ की भी इतलात है कि वो वहीं से जा रहे हैं, क्योंकि हसन नवाज भी आ रहा है, उसके भी आ रहा है, तो ये ग्रैंड डायलॉग की बात आपकी बिल्कुल ठीक है। वहाँ पे ज़ाहिर जब पूरी सियासी क़यादत मौजूद होगी तो कोई ना कोई तो बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक साहब, आपका भी, फखरुर रहमान साहब आपका भी बहुत। मैं एक सवाल करना चाहती थी आपसे जो कराची में आज हुआ, क्योंकि उसके हवाले से आप बड़ा अहम कमेंट करना चाहते थे। हमसे सॉरी मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में इस पर जरूर बात करेंगे। प्रोग्राम में वक्त तक छोटी सी ब्रेक आनी। अल्लाह हाफिज़ कहने का आप अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।